हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। बच्चों, आप सभी के डिमांड पर लगातार कमेंट बॉक्स में आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सैनिक स्कूल वाले बच्चों के लिए भी कुछ वीडियोस बनाइए जीके से रिलेटेड। मैथ्स तो आपका सेम ही रहता है, एक आध चैप्टर का अंतर रहता है, तो मैथ्स पूरी तरीके से आप जेएनवी और सैनिक स्कूल का लगभग समान रहता है। तो जीके का पोर्शन जो था आप लगातार डिमांड करे थे, तो मैं आपके लिए स्टैटिक जीके का लेके आया हूं क्वेश्चन। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे समझते हुए चलेंगे, और क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं कॉपी में ना, ताकि ये जब क्वेश्चन जाएंगे पेपर के टाइम फिर पढ़ेंगे आप। इससे अच्छा अभी लिख के रख लीजिए, तो लास्ट में आप रिवाइज कर सकते हैं। अभी 2024 जो नेक्स्ट ईयर के लिए जो तैयारी करें बच्चे, स्टार्टिंग से ही देखना स्टार्ट करें ना, क्योंकि बाद में अगर आप फिर देखेंगे तो लास्ट में प्रेशर होगा। धीरे धीरे 2-4 वीडियो, जैसे मैं अभी जनवरी माह में जो इंपॉर्टेंट डे होते हैं उसके वीडियो अपलोड किया फरवरी में, तो एक आध दो क्वेश्चन आ जाएंगे कि क्या आपका नॉर्मल क्वेश्चन राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, या फिर क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है ना आपसे जो सिलेबस के इर्द गिर्द हो। ठीक है, तो ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मैं लेते चलूंगा आपके, और आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना। ठीक है, साथ में जो बच्चे आरएमएस या आरआईएमसी और जो आपके सीएचएस हो, जिस भी एग्जाम में जीके का पोर्शन आता हो, हल्का जीएस, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का, तो बच्चे पूरी क्लास देखें और आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप सभी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आना चाहिए और सबसे पहले देखकर आप कंप्लीट कर दें चीजों को। ठीक है, जो चीजें ज्यादा हार्ड लगे उसको जरूर लिखिए और उसके बारे में थोड़ा सर्च कीजिए। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द? लेखक राइटर आएगा यहाँ पे। ठीक है, राइटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो राइटर कौन है बताइए? विंग्स ऑफ फायर के, अग्नि की उड़ान, बताइए कौन है? ऑप्शन ए है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है शशि थरूर, और ऑप्शन डी है नासिर हुसैन। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? कौन है? ऑप्शन ए। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना। ठीक है, ए पी जे अब्दुल कलाम। अब आपके मन में आता होगा हमेशा कि ए पी जे लिखते हैं, अब्दुल कलाम तो ठीक है, लेकिन ए पी जे का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है? अबुल पाकिर, क्या है? अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। उसी प्रकार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी वीडियो में बता दूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखे गई हैं, और भी बुक होंगी। ठीक है, मैं सब कुछ धीरे धीरे बताऊंगा। आज तो पहली क्लास है ना आपकी, बीच बीच में आपके लिए मैं कंटेंट डालता रहूंगा, अपलोड करता रहूंगा, आप देखें और नोट करते हुए चले। ठीक है, धीरे धीरे शुरुआत करना, क्योंकि आपका एग्जाम 2024 में, धीरे धीरे शुरुआत कीजिए। एक ही बार आपके पास ज्यादा क्लासेस आ जाएंगी तो आपको ऐसा बोझ ना लगने लगे। ठीक है, स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे। तो ठीक है, ऑप्शन कौन सा अपना सही है? ऑप्शन ए। अब देखिए, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, द ओनली बर्ड दैट फ्लाइज बैकवर्ड, मतलब आगे तो उड़ते ही है, पीछे की ओर भी उड़ता है। ठीक है, पीछे की ओर मतलब अपने बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उड़ सकता है। कौन है? कौवा नहीं, गुंजन पक्षी रोकते हैं अभी, कोयल नहीं, और साइबेरियन साइरस नहीं। तो कौन सा है ऑप्शन अपना बी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, गुंजन पक्षी। देखिए, संसार का सबसे छोटा पक्षी जो होता है, पूछा जाता है सबसे छोटा, तो कौन सा होता है? वो भी क्या होता है? हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड जो है आगे की ओर भी उड़ सकता है, साथ में पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी उड़ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है अपना? हमिंग बर्ड, या फिर इसको बोला जाता है हिंदी में गुंजन पक्षी। याद रखिएगा चीजें। ठीक है, गुंजन पक्षी की बात हो रही है। अब देखिए, कांसा में टीन के अलावा किस धातु का मिश्रण होता है? एक मिश्र धातु है एलॉय। ठीक है, मिश्र धातु क्या क्या बताया था मैंने? जब किसी मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से जो बनते हैं ना, उसको क्या मिश्र धातु कहते हैं। तो देखिए, जो कांसा बना है, ठीक है, कांसा आपका बनकर रेडी हुआ, तो उसमें टीन के अलावा और किस धातु का यूज हुआ है? बताइए, किस मिश्र धातु का यूज हुआ है? अब देखिए, धातु का यूज होगा तो दोनों मिलेंगे, दो या दो से अधिक धातु का यूज हो, मिश्र धातु है, तो वही पूछा जा रहा है किस और धातु से मिलकर कांसा बना है। कांसा का मतलब क्या है यहाँ पे? ब्रॉन्ज। देखा होगा आपने, गोल्ड मेडल होता है, फिर सिल्वर मेडल होता है, फिर ब्रॉन्ज जो थर्ड है, तो वही ब्रॉन्ज मेडल है, मतलब ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज को हम कांसा कहते हैं या कांस से कहते हैं। ठीक है, तो कांस से किससे बनकर? टीन से। टीन के अलावा और किससे मिलकर बनता है? क्या जिंक से मिलकर बनता है? कॉपर यानी तांबा से? आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम से? नहीं, किससे मिलकर बनता है? तांबा।
ठीक है, याद रखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कांसा, कांसा इक्वल टू टीन प्लस क्या, कॉपर या फिर तांबा, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तांबा, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉपर। ठीक है, कॉपर। अब बात करें, ये तो हो गया, आप सीख गए कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी अपना करेक्ट होगा, कॉपर तांबा। ठीक है, अब पीतल, पीतल यानी ब्रास। ठीक है, पीतल, पीतल किन मिश्र धातुओं से मिलकर बना होता है बताइए। पीतल, पीतल किससे किससे मिलकर बनता है, एक तांबा तो रहेगा ही, कॉपर उसमें रहेगा ही। ठीक है, कॉपर प्लस जिंक। ठीक है, जस्ता, जस्ता यानी जिंक, यहां पे मैं लिख देता हूं जस्ता। ठीक है, तो पीतल किस किस से मिल गया, तांबा और जस्ता से। ठीक है, तो ये अपना समझ आ गया। हमारा अभी हमसे क्वेश्चन पूछा था कांसा, तो टीन के अलावा किस में धातु से, किस धातु से, टीन प्लस तांबा, कॉपर, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर पीतल के बारे में पूछ लिया जाए तो तांबा प्लस जस्ता। ठीक है, कॉपर रहेगा ही, प्लस जस्ता जिंक यहां पे जुड़ गया। अगर वहां पे कांसे की बात होगी तो वहां टीन रहेगा, और यहां पे अगर पीतल की बात होगी तो वहां पे कांसा, कांसा नहीं जस्ता रहेगा। ठीक है, याद रहेगा, दोनों चीजें याद कीजिए। या फिर आपसे ऐसा पूछ सकता है कि तांबा प्लस जस्ता के मिश्रण से कौन सी धातु मतलब दोनों मिश्र धातुओं के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है, या फिर टीन प्लस तांबा के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है, आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। बस आप इसको लिख लीजिए, कांसा इक्वल टू टीन प्लस तांबा यानी कॉपर, मतलब इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, कांसा को बोलते हैं आपका ब्रॉन्ज, और पीतल, पीतल यानी ब्रास इक्वल टू कॉपर प्लस जिंक। इतना आप लिख के एक जगह रख लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, पानी का वाष्पीकरण ब्लैंक की गर्मी के कारण, मतलब डेस डेस है आपका, इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यू टू द हीट ऑफ, किसके हीट से वाष्पीकरण होता है बताइए, बताइए मुझे। वाष्पीकरण, पानी का वाष्पीकरण ना, वाष्प बन के उड़ जा रहा है, किसकी किसकी गर्मी कारण, जब आप उसको गर्म करते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल, लेकिन पानी का वाष्पीकरण किसी सूर्य की, चंद्रमा की, तारा की गर्मी की वजह से थोड़ी होता है, नहीं ना, किसकी गर्मी की वजह से होता है, ऑप्शन ए सूर्य, सन की गर्मी की वजह से। ठीक है, पानी का वाष्पीकरण तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, और अलग से भी बता दूंगा। पानी की जितनी अवस्थाएं होती है, सॉलिड होती है और लिक्विड और गैस, तीनों अवस्थाएं बता दूंगा। साथ में आपको वाष्पीकरण, वाष्पन, संघनन, सब कुछ धीरे धीरे पता चलता जाएगा। अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग क्लास है, तो नॉर्मल चीजें समझिए, सिर्फ नॉर्मल बेसिक पे फोकस कीजिए, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है बताइए। विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, या फिर अफ्रीका महाद्वीप। पहले तो मुझे यह बताइए कि कितने महाद्वीप हैं टोटल, बताइए विश्व में कितने कितने महाद्वीप हैं, कितने महाद्वीप, 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं बताइए, स्टार्ट अपने अपने महाद्वीप से। हमारे महाद्वीप का क्या नाम है, हम किस महाद्वीप में रहते हैं बताइए। एशिया महाद्वीप में रहते हैं, एक एशिया महाद्वीप, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, तीसरा यूरोप महाद्वीप, चौथा उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका बोल लीजिए उसको, पांचवा दक्षिणी अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका, फिर छठवां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोलिए या ओशिनिया महाद्वीप कहिए, और सातवां कौन सा है, अंटार्कटिका महाद्वीप। ठीक है, और एक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां केवल शोध कार्य होता है, इंसान नहीं रहते, तो आंसर क्या होगा, अंटार्कटिका। जो मैं बता रहा हूं उसको भी सुनिए, उससे भी पॉइंट्स मिलेंगे, उसको भी लिखते चलिए। अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां शोध कार्य, ठीक है, रिसर्च वर्क होता है, वहां इंसान नहीं रहते, तो क्या आएगा, अंटार्कटिका। ठीक है, अब पूछा है कि महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो ये बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, बोलिए, एशिया महाद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। तो महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाएगा, वो भी कहा जाएगा किसे, एशिया महाद्वीप। यानी अपना ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी अपना आंसर होगा, एशिया महाद्वीप। ठीक है, और पठारी महाद्वीप बोला जाए तो किसको बोला जाएगा, पठारी, जहां पठार होता है। ठीक है, पठार, पठार भी समझाऊंगा, पर्वत भी समझाऊंगा, बस अभी इधर समतल भूमि भी समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा। ठीक है, अब बताइए, तो हमने महाद्वीप जान लिया, महासागर कितने हैं। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क देता हूं कि
5 महासागर है, मैं ही बता देता हूं आपको, लेकिन पांचों महासागर के आपको नाम लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, सभी को पांचों महासागर के नाम। ये बेसिक चीजें हैं, इतनी तो आनी ही चाहिए, इसीलिए धीरे धीरे अपने लेवल को हम बढ़ाएंगे। अगर आप सैनिक स्कूल 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सैनिक अल्फा बैच हमारा लेके बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, आपके टेलीग्राम ग्रुप होंगे जिसमें सभी बच्चे होंगे जो आप ही की तरह पढ़ने वाले होंगे। वहां पे नए नए क्वेश्चंस आएंगे, डिस्कशंस होंगे, जो भी क्वेश्चंस हार्ड लगेंगे बच्चे ही सॉल्व कर देते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हार्ड लगे उससे रिलेटेड हम आपके लिए वीडियोस बना देंगे। देखिए आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं बताइए। मैथ्स होते हैं 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, कितने, एक क्वेश्चन 3 नंबर, यानी 150 नंबर का आपका मैथ्स हो गया, मैथ्स। अब उसके बाद इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर, यानी 50 नंबर का आपका इंटेलिजेंस हो गया। अब जीके की बात करें, जो अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो भी 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल हो गया 50 नंबर ये भी, ठीक है। लैंग्वेज में आप हिंदी मीडियम से, देर क्लास 6 की बात हो रही है ना, हिंदी, चलिए आप, मैं मान लेता हूं हिंदी मीडियम से, तो भी 25 क्वेश्चन और 2, ठीक है। तो ये देखिए कितने नंबर का पेपर होता है आपका, 300 नंबर का। कोई सब्जेक्ट छूट गया क्या? नहीं ना, इतने सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। तो अब इसमें देखिए आप, इतने सब्जेक्ट 300 नंबर के होते हैं, तो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। जैसे मैथ्स में क्या होता है, बच्चे क्या ज्यादा बस आता है, सबसे पहले मैथ्स कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है, मैथ्स कंप्लीट किया जाएगा, बच्चे बहुत ही अच्छे ढंग से, क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज है उसको धीरे धीरे आप तैयारी कीजिए। फिर जैसे जो करंट की चीज, जैसे जीके के अंतर क्या होता है, उसमें करंट कभी कभी चेंज होता रहता है ना, जैसे कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री बदल गए या कुछ हो गया, जैसे आर्मी चीफ बदल गए, तो एग्जाम टाइम में ये सब चीज़ों को पढ़ाने में क्या होता है, ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि जो उस समय लेटेस्ट रहे। तो क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार अगर पहले से पढ़ा दिया जाए तो बच्चे लास्ट समय में कहीं बदल दिया गया, तो आपको क्या कन्फ्यूजन होता है कि आपने तो ये बताया था। इसीलिए जो चीज़ें होती करंट की चीज़ें, जीके, जो स्टैटिक जीके है वो तो चलता ही रहेगा, जो चीज़ें बदलती करंट की वो आपको एग्जाम टाइम में बहुत अच्छे से। बाकी जीआई जो होगा, जनरल इंटेलिजेंस, आपको नॉन वर्बल से लेके स्टार्टिंग से सब कुछ एक एक टॉपिक कवर कराया जाएगा। अगर आप बात करें हिंदी, तो हिंदी में जितनी चीजें आपसे पूछी जाएंगी उससे आपको बढ़ के ही पढ़ाया जाएगा। हर चीज, जितना ग्रामर पोर्शन आपका पूछा जा सकता है उससे अधिक ही पढ़ाया जाएगा जितना अभी तक पूछा गया है, ताकि एक भी पोर्शन ऐसा ना छूटे जिसमें आप ऐसा ना ढीले पड़ जाए कि दिक्कत हो जाए आपको कि ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं। पढ़ा हुआ सब कुछ रहेगा, बस एग्जाम हॉल में आपको अच्छे से प्रेशर को हैंडल करना है। और मैथ्स तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से जीडी सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज क्वेश्चन, जैसे आपका जो भी चैप्टर कंप्लीट होगा, कोई भी टॉपिक कंप्लीट होगा, तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि जो वीडियो में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को लगे, पता तो चले कि हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। चैप्टर के टेस्ट होंगे, जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है, जैसे हमने नॉन वर्बल रीजनिंग के जितने भी जो डायग्राम वाले जो आपको मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हुए, उससे रिलेटेड सब कुछ आपने पढ़ लिया, जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, 10 टॉपिक है, ठीक है, ऑड मैन आउट, सिमिलर फिगर, तो आपको सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया, तो उसका एक टेस्ट लिया जाएगा, ताकि आपको पता चले ना कि जितने भी आपने पढ़ा सब कुछ मिक्स बीच में। जैसे अभी मैं सीक्वेंस से पढ़ाता हूं कि ये ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है, उसमें अलग से बीच में कभी ऑड मैन आउट बीच में, फिर एम्बेडेड फिगर कहीं से देखे, तो आपको सब कुछ आपको जल्दी से कैच करना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें ऐसा होता है, इसमें से क्या 20 से आकृति होती है, इसमें 4 भागों में डिवाइड होता है, इसमें पेपर को काटना है, सब कुछ आपको समझ आएगा धीरे से, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा धीरे धीरे चलेंगे और समय से पहले कंप्लीट होगा, आपको पर्याप्त रिवीजन का पर्याप्त समय भी मिलेगा, तो आप इनरोल कर सकते हैं सैनिक अल्फा बैच में। हाँ, सब कुछ आपको द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर मिलेगा। प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, वहां आपको सभी कोर्सेज दिए जाएंगे। सैनिक 10 मॉक टेस्ट, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए मॉक टेस्ट द्रोड़ स्कूल के ऐप में अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो आपका पैटर्न होता है ना, जो पेपर में जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न उसी सिलेबस पे तैयार किए जाएंगे, ठीक है। जिस टाइप से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, भविष्य में पूछे जाने की संभावना पूरी उसी सिलेबस बेस्ड तैयार किया जाएगा। इसमें क्या होगा, टेस्ट होगा, क्या होगा, पेपर से पहले जब आप टेस्ट देंगे ना, तो इसमें आप बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं करेंगे कि ऐसा लगेगा हम तो 10 टेस्ट पहले देकर आए हुए, हमारी ये
11वां टेस्ट है, कोई अलग से आपको फील नहीं होगा, ठीक है। टाइमली टेस्ट, 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका 300 नंबर का, सैनिक स्कूल क्लास 6 का, तो आपको हम भी 2.5 घंटे का ही समय देंगे, ऐसा नहीं कि हम आपको 3 घंटे या 3.5 घंटे का समय, क्योंकि हमको तो आदत डालनी है ना 2.5 घंटे में पेपर को कंप्लीट करने का, ठीक है। तो टाइमली टेस्ट होगा। सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि जो अपना सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है उसी के अनुसार हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, आपको टेस्ट देंगे, ठीक है। रैंकिंग, जैसे कि 200 बच्चों ने 500 बच्चों ने टेस्ट दिया तो आपकी रैंकिंग कितनी है, मान के चलिए आपकी रैंकिंग मतलब पीछे आ गए, जैसे आप 100 नंबर पे, तो आपको पता चलेगा ना हमको इंप्रूव करने की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो सब कुछ आपको यहां पे आइडिया लगेगा, सब कुछ देखिए। ये नंबर है, आप 6260388361 पर इनरोल मतलब कॉल करके इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहां पे भी आपके लिए नंबर लिखा हुआ 6260388361, ठीक है। कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको मैं एक कूपन कोड दे देता हूं, अल्फा ALPHA10 अल्फा 10 बिना गैप के, ठीक है। ALPHA10 अल्फा 10 कूपन कोड यूज करके आप सैनिक अल्फा बैच में 10% की छूट पा सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इनरोल कीजिए, क्योंकि बच्चे का जो एग्जाम होता है आपको पता ही है कब होगा, जनवरी 2024 में, तो अभी से स्टार्ट कर दें। अगर आप मान के 2 महीने बाद स्टार्ट करेंगे फिर भी वही है, क्योंकि उसकी जो वैलिडिटी है, कोर्स की वैलिडिटी कितनी है, 18 मंथ चलेगा कोर्स। मान चलिए आप अभी भी कोर्स लेते हैं, अगर अभी से तैयारी कर रहे हैं फिर भी कोर्स उतना ही मिलेगा आपको, बस तैयारी आप बच्चे की पहले ही स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और बाद में लेते हैं तो बस 2 महीने आप पीछे ही होंगे ना, तो अभी से स्टार्ट कीजिए बच्चे को तैयारी कराना, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या बच्चे क्या होता है, सैनिक स्कूल का सिलेबस थोड़ा ज्यादा होता है, तो बच्चे को स्टार्टिंग से ज्वाइन करें तो बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, नवोदय _सैनिक_6 क्लास 6 वाले बच्चों के लिए है। तो डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कीजिए। अगर 6 वाले बच्चों के लिए यहाँ पे 6 लगा दीजिए, और यहाँ पे अगर 9th लिख देते हैं तो 9th वाले बच्चों के लिए ग्रुप है, तो आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सर्च कर लीजिए, ठीक है। अब बढ़े क्वेश्चन में, आपको समझाना जरूरी था कि क्या क्या कैसा सिलेबस होता है, कैसे पढ़ाई होगी, सब कुछ, इसीलिए मैंने इतना लंबा आपको समझाया, ठीक है। किस माध्यम में ध्वनि का वेग, अच्छा क्या पूछा, किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे अधिक, अच्छा सबसे अधिक होती है, ठीक है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, वही पूछा है। इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम, सबसे अधिक ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, बताइए। सॉलिड में होता है, गैस में होता है, या फिर लिक्विड में होता है, तो किस में होता है, याद रखिएगा सबसे अधिक ध्वनि का वेग किस माध्यम होता है, सॉलिड, ठोस, ठीक है, ठोस। अब आप सॉलिड भी नहीं जाने, सॉलिड ठोस क्या होता है, जैसे आप पानी समझिए, बर्फ, जब बर्फ देखे होंगे ना आप सभी, पानी को जब गर्मी का मौसम होता है फ्रिज में बर्फ जमा देते हैं, तो क्या है, पानी की क्या है, सॉलिड अवस्था है, ठोस अवस्था, ठीक है। जब नॉर्मल पानी जो पीते हैं आप क्या है, तरल अवस्था, ठीक है। गैस के रूप में कब, जब वाष्प बन के उड़ नहीं जाते, देखिएगा पानी को आप गर्म कीजिएगा बर्तन में, तो वाष्प बन के बूंद बूंद के रूप में ऊपर उड़ते हैं ना, गैस के रूप में, वही क्या है, वाष्प अवस्था, ठीक है, गैसीय अवस्था उसकी। ये हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, सॉलिड। और सबसे कम पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, सबसे कम पूछा जाए तो गैस, लेकिन अभी का आंसर क्या, सबसे अधिक तो क्या है, ठोस, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, बताइए। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म से संबंधित बातें हो रही है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, ठीक है। तो कौन थे, स्वामी महावीर में ज्यादा बच्चे टिक लगाएंगे, महावीर स्वामी में बच्चों नहीं। ये क्या सबसे एमपी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के 24वें यानी 24th, ठीक है, 24th तीर्थंकर कौन थे, तब आएगा महावीर स्वामी। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पहले प्रथम कौन थे, प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव, ठीक है, कौन थे, ऋषभ देव। ऑप्शन डी अपना करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन डी। अगर गुरु गोविंद सिंह अगर पूछा जाए किस धर्म से संबंधित है, तो सिख धर्म से संबंधित, किस धर्म से, सिख धर्म से। अगर पूछा जाए मोहम्मद साहब किस धर्म से संबंधित है, तो इस्लाम धर्म से, ठीक है। तो आपको मैं बता दूंगा सभी धर्म से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तकें या प्रसिद्ध जो महापुरुष हुए जो धर्म से संबंधित, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। ग्रंथ कौन से हैं जरूर महत्वपूर्ण, सब कुछ आपको मैं समझाते हुए चलूंगा। अभी स्टार्ट किया हमने तो। पाचन की क्रिया क्या होती है, बताइए। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज ऑफ, क्या होता है पाचन। जैसे हम बात करते हैं कि आपने खाना खा लिया, खाना पच नहीं रहा है, या फिर खाना, पाचन क्या होता है, पाचन किसे कहते हैं, ठीक है। तो सोने को कहते हैं क्या पाचन, नहीं, हम सोने को क्यों पाचन कहेंगे, ठीक है।
ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग इन एंड आउट, मतलब क्या हो रहा है कि आपका सांस अंदर एवं बाहर करने को नहीं, सांस लेना नहीं बोलते, ठीक है, टू आराम करने को भी नहीं बोलते। ब्रेक डाउन फूड्स, मतलब भोजन को सरल रूप में तोड़ना, जैसे कि हम जो भी खाते हैं, जैसे रोटी चावल खाते हैं, तो इतने जटिल होते हैं कि डायरेक्ट पचाना क्या संभव नहीं होता, ठीक है। तो पाचन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, डाइजेशन का प्रोसेस, उसके बाद क्या है, तरल रूप में तोड़ते हैं, यानी सिंपलीफाई उसको करते हैं ना, जो जटिल रूप होता है जो, ठीक है, उसको सिंपल मतलब सरल रूप में तोड़ के खाते हैं, वही प्रोसेस क्या होता है, पाचन, ठीक है। उसमें बहुत सारी होती है, ठीक है, उसमें लार का जो आपके मुंह की जो लार होती है उससे, और क्या होता है, जो अपना भोजन होता है चिपचिपा होता है, फिर उससे आगे प्रोसेस होता है, तो कुल मिला के वो क्या है, सिंपल फॉर्म में आके आप पचा पाते हैं खाने को। डायरेक्ट संभव नहीं है कि आप डायरेक्ट जो खा रहे हैं सीधा पच जाए, ऐसा संभव नहीं, उसमें प्रोसेस होता है पाचन का, ठीक है। तो डाइजेशन क्या है, भोजन को सरल रूप में तोड़ने का प्रोसेस है। कौन से फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विच फ्रूट इन रिच इन विटामिन सी, मतलब किस फल में, बताइए निम्न में से। अनार, पोमीग्रेनेट नहीं, ठीक है, पपाया पपीता नहीं, मैंगो नहीं, आंवला, ठीक है, किसमें, आंवला। अब आपसे पूछा जाए विटामिन सी, खट्टे फल यानी सिट्रस जो फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, क्या होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में। तो देखिए ऐसा नहीं है कि यहां पूछा जा रहा है, यहां जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा आपका क्या होगा, वो आंवला, ठीक है। आंवला क्या है, खट्टा होता है, ठीक है, लेकिन आम कभी कभी आम खट्टा, उसमें भी विटामिन सी हल्का पाया जा सकता है, बिल्कुल क्यों नहीं पाया जा सकता, ठीक है। तो आम, लेकिन जो इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन है क्या है, आंवला, ठीक है। प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाएगा, ऑप्शन डी, आंवले में। कुल मिला के जितने भी खट्टे फल सिट्रस फ्रूट्स होंगे उसमें क्या आपका विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, शहद में मुख्यतः पाया जाता है, बताइए, मेनली फाउंड इन हनी। शहद जानते हैं ना, मधुमक्खी से जो आपको प्राप्त होता है, मधुमक्खी का जो छत्ता आपने देखा होगा ना, घर के आसपास होता होगा, वहां से हमको शहद प्राप्त होती है, ठीक है। तो शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, या फिर विटामिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बताइए। होमवर्क दे दूं क्या, आज दूंगा होमवर्क तो आपको मिलेगा ही। सही बच्चे क्या होमवर्क का वेट करते, कमेंट बॉक्स में मैं सभी के कमेंट देखूंगा ना कि कितने बच्चों ने आंसर दिया। पहले जितने भी क्वेश्चन मैं पूछूं आंसर खुद से देना है, बाकी समझाते हुए तो मैं चल ही रहा हूं, ठीक है। बताइए शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, नहीं, वसा नहीं, क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और ये विटामिन नहीं। तो ऑप्शन कौन सा अपना सही होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। कुल मुख्यतः जैसे अगर पूछा जाए तो ग्लूकोज फ्रक्टोस होता है, कुल मिला के किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। तो ये हमने 10 क्वेश्चन कर लिए, बेसिक समझते हुए चले, उससे रिलेटेड जितने फैक्ट थे, थोड़ी मतलब आज तो पहली क्लास थी तो नॉर्मल आपको बेसिक जानकारी मैंने दी है, तो धीरे धीरे इसको कंप्लीट करते चलेंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सैनिक स्कूल की तो अभी से आप कोर्स में इनरोल कर लें, बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी पढ़ाई कराई जाएगी, सभी सब्जेक्ट आपके कंप्लीट किए जाएंगे, ठीक है। चलिए आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क का आंसर देना है आप सभी को। होमवर्क है, पहला क्वेश्चन है आपका कि क्या है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन बॉडी, ठीक है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है, बताइए। टू हुम डज द प्रेसिडेंट सबमिट हिज रेजिग्नेशन, मतलब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा, अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना हो तो किसे सौंपेगा, ठीक है, इसका आंसर देना है। और शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। कैसा लगा आज की क्लास, आपको कैसी लगी, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ठीक है। और सभी क्वेश्चंस के आंसर देना है, होमवर्क को अलग से HW लिखना है, पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा, दूसरे का जो भी होगा आप सभी लिखकर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं सभी के कमेंट देखूंगा, ठीक है। सभी को वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों को सभी को शेयर करना है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।